नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक ऑक्सीजन पार्क को डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने बीमा बांस के साथ एक ऑक्सीजन पार्क को डिज़ाइन किया है। इसके बारे में एक जो विवरण है उसको पढ़ लेते हैं कि बीमा या भीमा बांस जो है वो एक श्रेष्ठ प्रतिकृति है जिसे बम्बूसा बालकोआ से चुना गया है, जो एक उच्च बायोमास उपज देने वाली बांस की प्रजाति है। इसे पारंपरिक प्रजनन पद्धति के द्वारा विकसित किया गया है। यह सबसे तेजी से विकसित होने वाले पादपों में से एक माना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में प्रतिदिन 1.5 फीट बढ़ता है। आप देखिए उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ, देखिए पहले हम जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो पार्ट होता है हम उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग होती है, तो वहाँ पे जो ये पेड़ होता है ये हर दिन 1.5 फीट बढ़ता है। इसके साथ ही इसकी विशेषता है कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे अच्छा कार्बन सिंक कहा जाता है और यह प्रतिवर्ष 300 किलो से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है, जो एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह निर्माण उद्योग के लिए एक उपयोगी सामग्री है। हमारा जो तमिलनाडु का कृषि विश्वविद्यालय है तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र में स्थित, भारत में स्थित ये एक कृषि विश्वविद्यालय है जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हम बात करेंगे इसमें ओसोरिस रेक्स के बारे में। ये एक मिशन है नासा का। तो देखिए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ओसोरिस रेक्स, ओ से फुल फॉर्म क्या है इसकी, ऑरिजिन है, एस से स्पेक्ट्रल, आई से है इंटरप्रिटेशन, आर से रिसोर्स, आई से आइडेंटिफिकेशन, एस से सिक्योरिटी, फिर है आर से रेगुलेट और एक्स से है एक्सप्लोरर। तो ये अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह बेनू से वापस लौटने के लिए रवाना हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारा नासा का ये ओसोरिस रेक्स है, इसका उद्देश्य क्या है कि धूल और कंकड़ पत्थरों के नमूने एकत्र करना और उन्हें 2023 में वापस पृथ्वी पर पहुंचाना है। क्षुद्र ग्रह बेनू का जो नाम है, जो ये क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है बेनू, इसका नाम 2013 में उत्तरी कैरोलिना के एक 9 वर्ष के लड़के ने मिस्र के एक देवता के नाम पर रखा था। और इस लड़के ने नासा की नेम द एस्टेरॉयड एक प्रतियोगिता हुई थी हमारी 2013 में, तो उस प्रतियोगिता में ये जीता था और इसी ने क्या नाम रखा था इस क्षुद्र ग्रह का, बेनू नाम रखा था। फिर इस क्षुद्र ग्रह की जो खोज है वो नासा के द्वारा वित्त पोषित लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च टीम की एक टीम थी। 99 में उस टीम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हम क्षुद्र ग्रह जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि वे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की तुलना में ये बहुत छोटे होते हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि हमारा मार्स और जो जुपिटर है यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले जो ग्रह होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं और इन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं। नासा के अनुसार जो है हमारे सौर मंडल में 9,94,383 क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रहों को बांटा भी गया है, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है उसमें है कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की जो मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी है उसमें पाए जाने वाले जो ग्रह हैं एक उस वर्ग में बांटा है। और इसमें अनुमान किया गया है कि जिसके बारे में अनुमान है कि इसमें 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह हैं। किसमें, जो हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इसके बारे में अनुमान किया गया है कि लगभग ये 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह वहाँ पे हो सकते हैं। दूसरा समूह है ट्रोजन का, ऐसे क्षुद्र ग्रह जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। कक्षा मीन्स होता है ऑर्बिट, ठीक है। तो उसके एक दूसरा वो वर्ग है, हमारा दूसरा ग्रुप वो है। और थर्ड में क्या है कि पृथ्वी के समीप के क्षुद्र ग्रह है जिसकी कक्षाएं पृथ्वी के करीब से गुजरती हैं, वो उस वर्ग में रखा गया है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य, कक्षाओं मतलब ये आपकी क्लासेस नहीं है, मीन्स ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें वो घूमते हैं, वो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। तो उसके मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अनियमित आकार वाले ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं।
अनियमित आकार होता है, क्योंकि इनका कोई साइज बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ इसी साइज का होता है, अनियमित आकार होता है। तो अनियमित आकार वाले ये जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं। क्षुद्र ग्रह निर्माणकारी तत्वों के अवशेष हैं जिनमें जल, कार्बनिक तत्व, धातुएं आदि प्राकृतिक संसाधन निहित होते हैं। बेनू भी एक क्षुद्र ग्रह है जिसे कि 1999 RQ36 के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी करंट अफेयर्स में आपके पूछ लेते हैं, जो भी जिस भी आपके एग्ज़ाम्स में आती है करंट अफेयर्स, तो आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इस मिशन से जुड़े हुए थोड़े से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं कि किसी भी क्षुद्र ग्रह के नमूने को एकत्रित करके पृथ्वी पर भेजने और लौटने के लिए अमेरिका के द्वारा किया गया ये पहला प्रयास है। इससे पूर्व केवल जापान ने इस क्षेत्र में प्रयास किए हैं। वर्ष 2020 में वैज्ञानिक इस यान द्वारा जुटाए गए नमूने एकत्र करेंगे और 2023 तक यह पृथ्वी पर लौट आएगा। फिर है वर्ष 2020 में, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है कि 2020 में वैज्ञानिक जो हैं वो इस यान द्वारा जुटाए गए जो भी सैंपल्स लिए गए हैं उसको कलेक्ट करेंगे, उसका स्टडी करेंगे और 2023 तक यह पृथ्वी पर लौट आएगा। फिर है वैज्ञानिक बेनू जैसे कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रह की सामग्री का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं, जो 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की शुरुआती निर्माण का प्रमाण है। यानी कि ये कुछ प्रमाण है जिससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं अपने सौर मंडल के बारे में। पहले जब हमारे सौरमंडल का शुरुआती निर्माण हुआ था तो उसी का ये एक प्रमाण है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो काफ़ी उत्सुक हैं इस चीज़ के बारे में, ताकि हमें पता चले अपने सौरमंडल के बारे में, ये कैसे इसका निर्माण हुआ तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर है हाल ही में जापानी अंतरिक्ष यान राग्यू के बारे में भी घोषणा की गई है, जो जून के बाद क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्रित करने के लिए पृथ्वी से रवाना होगा और ये जापान का दूसरा क्षुद्र ग्रह मिशन है। जो हमारे नासा का ये महत्वाकांक्षी यान ओसिरिस रेक्स है, ये 3 दिसंबर 2018 को लगभग 2 वर्ष की यात्रा के बाद ये क्षुद्र ग्रह बेनू पर पहुंचा था, एस्टेरॉइड पे पहुंचा था। ये कब 3 दिसंबर 2018 को पहुंचा था और यहाँ पे पहुंच करके इस ओसिरिस रेक्स ने यहाँ पहुंचकर हीरे के आकार की एक चट्टान का चित्र लिया था तथा उसे धरती पर भेजा था। और यह यंत्र जो अंतरिक्ष यान है ये आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक को बेनू की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और इस अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यान इस तरह के एक छोटे से क्षुद्र ग्रह की कक्षा तक नहीं पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो बेनू है वो एक खगोलीय समय कैप्सूल के समान है। तो ये था हमारा ओसिरिस रेक्स के बारे में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि 18 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में इसका विवरण पढ़ लेते हैं कि ये हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ, सहयोग और लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना इसका विषय है। फिर संग्रहालय जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM के द्वारा समन्वित है। इसकी परिषद के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये एक गैर सरकारी संगठन है जो यूनेस्को के साथ औपचारिक संबंध बनाए रखता है। इसके अध्यक्ष जो हैं सुवे एक्सॉय हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके संस्थापक जो हैं चौंसी जे हैमलिन है और इस परिषद की स्थापना जो है 1946 में की गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है ये 18 मई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हरियाणा ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अधिसूचित रोग क्या है कि ऐसा कोई भी रोग जिसकी सूचना कानून के द्वारा सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से देनी पड़ती है। सूचनाओं का एकत्रीकरण अधिकारियों को रोग की निगरानी करने की अनुमति देता है और संभावित प्रकोपों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है कि जैसे कोई भी महामारी उसे क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में चेतावनी देता है। तो ब्लैक फंगस के बारे में विवरण है कि यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है जो म्यूकोरमाइकोसिस नामक फफूंद के समूह के कारण होता है जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा ले रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय रोग जनकों से लड़ने की उनकी क्षमता कम हो गई है। जो हमारा म्यूकोरमाइकोसिस है इसके प्रकार हैं राइनोसेरिब्रल जो कि साइनस और मस्तिष्क हैं,
पल्मोनरी फेफड़े से संबंधित है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्यूटेनियस त्वचा से संबंधित है, और प्रसारित म्यूकोर माइकोसिस यह लोगों में या पशुओं से लोगों में नहीं फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं कि साइनसाइटिस के लक्षण क्या है कि नाक बंद होना और नाक बहना, काला या रक्त की तरह लाल, ठीक है। जैसे कि आपकी अगर नाक बह रही है तो मीन्स या तो ब्लैक कलर हो सकता है, उसका रेड कलर हो सकता है, नाक का बंद होना इसके लक्षण हैं। गाल की हड्डी में दर्द होना, चेहरे के एक हिस्से में दर्द होना, सुन पड़ना या फूल जाना, फिर नाक या तालू के ऊपर काली चकत्ते पड़ जाना, दांतों का ढीला पड़ना, जबड़ों पर प्रभाव, दर्द के साथ धुंधला दिखाई पड़ना, घनास्रता, परिगलन, त्वचा में घाव, सीने में दर्द होना, फुफ्फुस बहाव तथा श्वसन समस्याओं यानी कि सांस लेने में जैसे कोई भी प्रॉब्लम होना, तो इसके ये लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय डेंगू दिवस के बारे में। तो ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में विवरण क्या है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य क्या है कि डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और संचरण का मौसम शुरू होने से पहले देश में रोग नियंत्रण के लिए निवारक उपायों और तैयारियों को तेज करना। अब हम डेंगू के बारे में क्या तथ्य है कि यह एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होता है तथा इसे एडिस जीनस के अंतर्गत आने वाली मच्छरों की कई प्रजातियों विशेषकर एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलाया जाता है। एडिस एजिप्टी मच्छर दिन के उजाले में काटते हैं। यह 4 अलग अलग सीरोटाइप डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 के डेंगू वायरस के कारण होता है। मच्छर के संक्रामक दंश के 3 से 14 दिनों के बाद व्यक्ति में लक्षण विकसित होते हैं, यानी कि 3 से 14 दिनों के बाद आपको कुछ व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में, जो कि हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इसके विवरण के बारे में पढ़ेंगे। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है इसका विषय था ट्रस्ट साइंस। यह भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके सदस्य की बात करें तो इसमें 193 सदस्य राष्ट्र और 11 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 में बौद्धिक सहयोग पर राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं जो बड़ा अभी करंट में है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौकते के बारे में। हाल ही में अरब सागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित हुआ है जिसका नाम तौकते है। इसका विवरण जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका जो नामकरण है वो म्यांमार ने किया है। तौकते का अर्थ गेको है जो बर्मीज में शोर करने वाली एक छिपकली के लिए उपयोग किया जाता है। चक्रवात का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन या एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा तय किया जाता है, यानी कि WMO और एस्केप के द्वारा तय किया जाता है। इस पैनल में सदस्य के रूप में 13 देश हैं। ये देश कतर, सऊदी अरब, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं। चक्रवातों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो चक्रवात कम दाब वाले एक क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण विकसित होते हैं जो अक्सर तेज और विनाशकारी वायु प्रवाह का कारण बनते हैं। वायु उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, वही है। उस चक्रवातों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिन्हें शीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में क्या है कि ये हिंसक तूफान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। तीव्र हवाओं यानी कि तेजी, जो बहुत तेज हवा चलती है और बहुत
भारी वर्षा और झंझावात के कारण बड़े पैमाने पर विनाश होता है, ये मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये विकसित होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत के बारे में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सहायता करने के लिए धन जुटाने हेतु टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए धन जुटाना है और पहल के एक हिस्से के रूप में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत को ऑक्सीजन, दवाएं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करने में सहायता करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लेते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य 194 सदस्य राष्ट्र हैं और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक अंतर सरकारी संगठन आमतौर पर अपने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है कि यह वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देता है, मानदंड और मानकों को निर्धारित करता है, साक्ष्य आधारित नीतिगत विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी और आकलन करता है। 12 जनवरी 1948 को भारत इसका एक सदस्य बन गया था और महानिदेशक जो है इसके डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस हैं। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स था आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।